हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जहां मैं डिस्कस करूंगा केवल 3 पॉइंट्स। नंबर 1, पार्टनरशिप डीड क्या है। नंबर 2, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस कौन कौन से हैं। और नंबर 3, पार्टनरशिप डीड इन केस नहीं है तब मैं कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो करूंगा, मतलब प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले डीड की डेफिनेशन से पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन रिवाइज करें कि एग्रीमेंट का मतलब था ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जिनके बेसिस पर पार्टनर्स एग्री हुए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं वर्बली हो या हो सकती हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस राइटिंग फॉर्म में हो, लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना कंपलसरी था। पार्टनरशिप डीड का कहना है यदि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सारे प्रोविजंस राइटिंग में हैं तब वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा पार्टनरशिप डीड। तो मैं ये कह सकता हूं, इन केस इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन राइटिंग देन इट विल बी ट्रीटेड एज डीड और पार्टनरशिप डीड। डेफिनेशन देखें, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स वेरियस प्रोविजंस और क्लॉजेज ऑन विच पार्टनरशिप इज बेस्ड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस, क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस, एलिमेंट्स मेंशन होंगे जिन पर पार्टनरशिप बेस्ड है। यहीं एक क्वेश्चन आता है कि सर हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड के लिए हम पढ़ इसलिए रहे हैं, एक तो स्पेसिफिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है पार्टनरशिप डीड के बारे में कि डेफिनेशन लिखिए। दूसरा, जो मैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करूंगा तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही होगी। जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करनी है तो मैं सैलरी दूंगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करूंगा। इसका मतलब सर मुझे हर क्वेश्चन में सबसे पहले अकाउंटिंग करने से पहले क्या पार्टनरशिप डीड को पढ़ना होगा? बिल्कुल, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन में गिवन होगा, इसीलिए हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे कहता है पार्टनरशिप डीड एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट कंपलसरी है राइटिंग में तब वो बन जाएगा डीड, इसीलिए ये ऑप्शनल है कि एग्रीमेंट चाहे राइटिंग में हो या फिर वर्बल फॉर्म में, लेकिन एग्रीमेंट है कंपलसरी। पार्टनरशिप डीड राइटिंग फॉर्म वाला जो पार्ट है वो पार्टनर्स के लिए ऑप्शनल है कि जरूरी नहीं है हर बार एग्रीमेंट राइटिंग में ही करवाएं। एंड इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, और ये एग्रीमेंट स्टाम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग वैलिड स्टैम्प पेपर पे बना होना जरूरी है। पार्टनरशिप की जो डीड हम फॉर्म करेंगे वो किसी भी कागज पे हम फॉर्म नहीं कर सकते। पार्टनरशिप डीड फॉर्म करने के लिए स्टाम्प एक्ट 1899 में जो भी प्रोविजंस, जो भी क्लॉजेस लिखे हुए हैं सेम वही हमें फॉलो करने होंगे। अलॉन्ग विद दिस इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास हमें करवाना होगा। अगली बात आती है कि मुझे यदि कोई चेंज करना है पार्टनरशिप डीड में, यदि मुझे पार्टनरशिप डीड के किसी भी प्रोविजन में कोई बदलाव करना है, प्रोविजन में किस तरह का बदलाव, सपोज पहले केवल 2 ही पार्टनर थे ए और बी और इनका रेशियो था 1:1। अब दोनों पार्टनर चाहते हैं हमारा रेशियो हो जाए 2:1। इस तरह का एग्रीमेंट, इस तरह का क्लॉज चेंज करने के लिए पार्टनर्स की सहमति, सभी पार्टनर्स की सहमति जरूरी है। ऐसा नहीं एक पार्टनर या फिर एक से ज्यादा पार्टनर अपने बिहाफ पर वो चेंज कर पाए। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये एक नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, ए चाहता है कि नया पार्टनर एडमिट करें, सी बी मना कर रहा है कि एडमिट नहीं करेंगे, तब इस तरह का ऑल्टरेशन संभव नहीं है। पार्टनरशिप डीड में केवल ऑल्टरेशन तब ही संभव है जब सारे पार्टनर्स एग्री हो। तो वापस पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे प्रोविजंस, क्लॉजेज रहेंगे जिन पर पार्टनरशिप बेस्ड है। ये पार्टनरशिप डीड फॉर्म की गई हो स्टाम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग, इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। और यदि पार्टनरशिप डीड में कोई भी हमें बदलाव, कोई भी ऑल्टरेशन करना है, वो ऑल्टरेशन सभी पार्टनर्स की फ्री कंसेंट, सभी पार्टनर की स्वतंत्र सहमति से ही हो सकेगा। ये बात थी पार्टनरशिप डीड की। अगली बात आती है पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से प्रोविजंस, क्लॉजेज या फिर कंटेंट्स होंगे। तो कंटेंट सबसे पहला नेम एंड एड्रेस क्या रहेगा फर्म का और पार्टनर्स का, कौन कौन से लोग फर्म में पार्टनर बनेंगे, उनका क्या नाम, क्या एड्रेस रहेगा। इसके अलावा फर्म किस तरह के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज ऑफर करेगी मार्केट में, नेचर ऑफ द बिजनेस। नंबर 3, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा हर पार्टनर्स का, प्रत्येक पार्टनर कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाने वाला है। पार्टनरशिप फर्म कब स्टार्ट हो रही है, डेट। अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा फर्म का, जो मेनली रहता है अप्रैल से मार्च, कभी कभार रहेगा जनवरी से दिसंबर। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर की सैलरी कितनी मिलेगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कितना अलाउ करेगा, कमीशन हर पार्टनर का कितना रहेगा। ये अगला
रेट ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर यदि पैसा विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग्स पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म करती है चार्ज। यहाँ पर क्वेश्चन एक ही आता है कि सर यदि किसी स्पेसिफिक क्लॉज के बारे में मेंशन नहीं है तो बच्चों वो पार्ट को हम अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। इन केस यदि कोई एक प्रोविजन है साइलेंट या सारे प्रोविजन है साइलेंट तब हमें किस तरह से अकाउंटिंग करनी होगी। लेकिन अभी हम मान रहे हैं, अभी हम लेके चल रहे हैं पार्टनरशिप डीड में अधिकतम कौन कौन से क्लॉजेज या फिर कौन कौन सी कंडीशंस लिखी हो सकती हैं। इसके अलावा यदि लॉस होगा, लॉस कब, वो भी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर या फिर मोर देन वन पार्टनर की वजह से। यदि कोई एक पार्टनर या फिर एक से अधिक पार्टनर हो गए हैं इंसॉल्वेंट, तब उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, उस कंडीशन का निपटारा किस तरह से करेंगे। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यदि कोई डिस्प्यूट राइज होते हैं पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के क्लेम को लेकर, तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा और अकाउंट सेटल किस तरह से होंगे जब फर्म होने वाली होगी बंद। ये मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस कवर कर लिए, एक दो को छोड़कर। तो पार्टनरशिप डीड में कितने पार्टनर्स रहेंगे, उनके क्या नाम रहेंगे, एड्रेस क्या होगा, फर्म का नेम और एड्रेस, किस तरह के प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, फर्म कब स्टार्ट हुई है, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, ऑडिटर कब अपॉइंट करेंगे या ऑडिटर किस मोड में अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स को जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का डिवीजन करना है वो किस तरह से करेंगे, पार्टनर से फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेगी। ये सारे प्रोविजन रहेंगे पार्टनरशिप डीड में और इसी के बेसिस पर मुझे अकाउंटिंग करनी होगी। जैसे पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ लिखा होगा सपोज 1:1 के फॉर्म में, 2:1 के फॉर्म में, दो पार्टनर है तो 2:1 या फिर 1:1 या फिर कोई भी रेशियो गिवन हो, तो मुझे उस ही रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा। यहाँ लिखा है पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो मुझे सैलरी देनी होगी। सैलरी देने की एंट्री क्या करता हूँ, मैंने 11th में सैलरी देने की एंट्री की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वहां मैं सैलरी पेड कर रहा था एक्सटर्नल पार्टी को। यदि प्रोपराइटर को पेड करता तब मैं एंट्री करता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेम ऐसे ही यहाँ पर यदि मुझे पार्टनर को सैलरी देनी है तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसके बारे में अगली क्लासेस में डिस्कशन करने वाले हैं। अगला पॉइंट कि इन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है या स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट पर पार्टनरशिप डीड है साइलेंट। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड में रेशियो लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के बीच का रेशियो क्या रहेगा, लेकिन ये मेंशन नहीं है कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी होगी। या पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप डीड में ना सैलरी के बारे में मेंशन है ना रेशियो के बारे में मेंशन है, कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी डीड ही नहीं है, तब क्या करेंगे। तो यहाँ कहता है यदि पार्टनरशिप डीड में कोई एक प्रोविजन साइलेंट है या फिर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है, तो सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानेंगे इक्वल। प्रॉफिट के बारे में डीड साइलेंट है ये हमेशा मानेंगे इक्वल, याद रखेंगे इक्वल मानना है, ना कि कैपिटल के बेसिस पर। दो पार्टनर फॉर्म में ए और बी, ए ने कैपिटल लगाई 5 लाख और बी ने कैपिटल लगाई 1 लाख, ए ने 5 लाख और बी ने 1 लाख, तो क्या अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैं प्रॉफिट 5:1 में बांट दूं? नहीं, वो गलती आपको कभी नहीं करनी है। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अकाउंटिंग का प्रोविजन कहता है हमेशा प्रॉफिट बांटेंगे इक्वल रेशियो में। दूसरा, यदि रेम्यूनरेशन के बारे में साइलेंट है, कितनी सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जाएगा, पार्टनर्स को बोनस कमीशन कितना मिलेगा, इसके बारे में भी डीड साइलेंट है, तो वहां पर कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ फर्म नहीं करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डीड साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो वहां पर फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी। अगला, यदि लोन जो या तो फर्म ने पार्टनर को दिया है या पार्टनर ने फर्म को दिया है, ये लोन है दो तरह के, याद रखेंगे। जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, दूसरा है जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। इन दोनों के बारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट साइलेंट है। तब जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, इस पर फर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करेगी 6% पर एनम। वापस रिपीट करता हूं, इन केस यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फिर इन केस फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इस लोन पर कितनी इंटरेस्ट, यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो फर्म कितनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म कितनी इंटरेस्ट अलाउ करेगी, इसके बारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट साइलेंट है, डीड में लिखा ही नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है ऐसे केसेस में
एक ऐसा लोन जो पार्टनर फर्म को दे रहा है, जो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, वहां फर्म इंटरेस्ट अलाउ करेगी 6% पर एनम। अदरवाइज ऐसा लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया, इस लोन पर फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। इन केस इफ एडवांस और लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म, देन इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो 6% सालाना रहेगी, वो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा कितनी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। ये बात थी आज के 3 टॉपिक की। पार्टनरशिप डीड है क्या, कौन कौन से प्रोविजंस रहेंगे, और यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी एक या फिर सभी प्रोविजन के कंटेक्स्ट में, तब हमें कौन कौन सी बातें फॉलो करनी होंगी। मैंने आपको क्लियर बता दिया है ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहला रीजन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, कौन कौन से प्रोविजन लिखे होते हैं, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब कौन कौन सी बातें हमें माननी पड़ेंगी। दूसरा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जहां गिवन होगा पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है इतनी सैलरी देनी थी और पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, तो हमें उस फॉर्म में अकाउंटिंग करनी होगी। अकाउंटिंग करने का तरीका आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है बच्चों लेक्चर नंबर 2 आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।